आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सब सीक्वेंस क्या होती है और एक रिज़ल्ट प्रूफ करेंगे कि एक सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स एवरी सब सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। तो पहले बात करते हैं कि सब सीक्वेंस क्या होती है। ज़रा याद करें सब सेट क्या होता है। एक सेट है, अगर उसमें से कुछ एलिमेंट्स ले लिए जाएं तो हम उसको सब सेट कहते हैं। बाज़ का सारे एलिमेंट्स भी ले लेते हैं तब भी हम उसको सबसेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो है सेट ए जो है वो 1 2 3 है तो इसका सबसेट जो है वो से बी है, जिसमें मैंने इसमें से कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं। इसी तरह से सब सीक्वेंस की बात भी होगी। अगर आप सीक्वेंस की कुछ टर्म्स छोड़ दें और बाकी इन्फिनिट टर्म्स ले लें तो हम उसको कहेंगे वो सब सीक्वेंस है। हो सकता है हम कोई टर्म भी ना छोड़ें तब भी हम उसको सब सीक्वेंस कहेंगे। लेकिन आम हालात में सेट में और सीक्वेंस में एक फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं सेट की और मैंने 1 2 3 लिखा है, अगर मैं इसको 2 1 3 लिख लूँ तो एक ही बात है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हो सीक्वेंस की और मैं कहूँ एक सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म 1, जिसकी सेकंड टर्म 2 और जिसकी थर्ड टर्म 3 है और इसी तरह से आगे भी टर्म्स हों, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 1, थर्ड टर्म 3 है, तो क्या ख्याल है, क्या ये दोनों सीक्वेंसेस सेम हैं? सेट्स के केस में तो हम कहते हैं एलिमेंट्स की तरतीब जो है वो मैटर नहीं करती है, लेकिन सीक्वेंस के अंदर एलिमेंट्स का आर्डर जो है वो मैटर करता है कि कौन सी फर्स्ट टर्म है, कौन सी सेकंड टर्म है, कौन सी थर्ड टर्म है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2, तो हम कहेंगे ये सीक्वेंसेस सेम नहीं हैं। तो सब सीक्वेंस की डेफिनेशन में हमें इस बात का ख्याल भी रखना होगा कि अगर हम सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट्स छोड़ दें, बाकी ले लें, लेकिन उनकी तरतीब भी सेम रखें, तब हम उसको कहेंगे कि वो उस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है। तो डेफिनेशन करते हैं सब सीक्वेंस की। अगर फ़र्ज़ करें xn आपके पास एक सीक्वेंस है, रियल नंबर्स की सीक्वेंस है, आपने n के एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स बनाई है। n के भी एक सीक्वेंस है जिसमें k1 to इन्फिनिटी है, यानी इसमें n1 है, n2 है, n3 है और सो ऑन। ये जो मेरे पास n के सीक्वेंस बनी है ये सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स है, यानी इस सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट n1 भी एक नेचुरल नंबर है, n2 भी एक नेचुरल नंबर है, n3 भी एक नेचुरल नंबर है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब है इस सीक्वेंस की हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से ग्रेटर है। n1 छोटी है, n2 उससे बड़ी है, इक्वल होने का कोई चांस नहीं है, n3 उससे बड़ा नंबर है, n4 उससे बड़ा नंबर है। ये एक इन्फिनिट सीक्वेंस बन रही है। इस सीक्वेंस में नेचुरल नंबर्स हैं और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब अगर हम ऐसा करें कि जो सीक्वेंस मेरे पास पहले xn थी, जिसकी टर्म्स x1, x2 और सो ऑन थी, अब हम ऐसा करें कि इस सीक्वेंस में से पहली टर्म नंबर n1 ले लें, यानी xn1 ले लें, दूसरी टर्म xn2 ले लें। कहाँ पर आएगी ये डिपेंड करेगा n1 पे, n2 पे। हो सकता है n1 5 हो, n2 6 हो, तो पहली टर्म में x5 ले लूँ, दूसरी टर्म में x6 ले लूँ, n3 10 हो, तीसरी टर्म में x10 ले लूँ, xn3 ले लूँ तीसरी टर्म और सो ऑन। मैंने इस सीक्वेंस में से टर्म नंबर n1 ले ली, टर्म नंबर n2 ले ली, टर्म नंबर n3 ले ली, तरतीब सेम रखी। तरतीब सेम रखने का मतलब ये है कि जो सेकंड टर्म मैंने n2 नंबर टर्म चूज़ की है उसमें n2 n1 से बड़ा नंबर है। ऐसा नहीं किया कि मैंने पहले x2 ले ली हो बाद में x1 ले ली हो। हमेशा n2 को n1 से बड़ा नंबर रखा है, n3 को n2 से बड़ा नंबर रखा है। इस तरह से इसी सीक्वेंस में से अगर मैं ये टर्म्स लेकर इन्फिनिट सीक्वेंस बना लूँ तो उस सीक्वेंस को कहूँगा वो गिवन सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है। तो सब सीक्वेंस बना रहे हैं xn के, जिसमें टर्म नंबर n1 मौजूद है, टर्म नंबर n2 मौजूद है, n3 मौजूद है, k इसमें वेरी कर रहा है 1 to इन्फिनिटी। इसको कहेंगे हम ये सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है। अगर आपके पास एक सीक्वेंस हो
आप उसकी कुछ टर्म्स छोड़ दें, बाकी टर्म्स ले लें या सारी टर्म्स ले लें, उनकी तरतीब भी सेम रखें। जो गिवन सीक्वेंस की टर्म नंबर 5 हो तो वो नई सीक्वेंस में पहले आए टर्म नंबर 6 के मुकाबले में। इसी तरतीब के साथ हम नई बनने वाली सीक्वेंस को कहते हैं वो गिवन सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है। इसमें nk के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का मतलब है कि n1 छोटा, n2 बड़ा, उससे बड़ा n3, nk सो ऑन, और हर nk कोई नेचुरल नंबर है। और जो सीक्वेंस xnk बन रही है उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म xn1, सेकंड टर्म xn2, थर्ड टर्म xn3 और सो ऑन, टर्म नंबर k जो है वो xnk है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास एक सीक्वेंस है xn1/n। इस सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं, पहली 1, n को 1 लूँ, n को 2 लूँ तो 1/2, 1/3 और सो ऑन है। हमने n के एक सीक्वेंस ले ली 2k। n के 2k लेने का मतलब है कि इसमें अगर मैं k को 1 लूँ तो n1 जो है वो मेरे पास 2 है, n1 2 है। k को 2 लूँ, n2 मेरे पास 4 है। k को 3 लूँ तो n3 मेरे पास 6 है। और मैंने सीक्वेंस बना ली xn1, xn2, xn3। क्या ये सीक्वेंस बनेगी? xn1 जो है वो बनेगी n1 को 2 लेने पे वो x2 बनेगी, और x2 मेरे पास यहाँ पे 1/2 है। n2 को 4 लेने पर xn2 जो है वो बेसिकली x4 बनेगी, और x4 इस सीक्वेंस में मेरे पास 1/4 है। n3 को 6 लेने पर जो टर्म नंबर xn3 है वो बेसिकली टर्म नंबर 6 बनेगी, और x6 जो है इस सीक्वेंस में 1/6 है। ये हमने इस सीक्वेंस 1, 1/2, 1/3 में से कुछ टर्म्स ले ली हैं। तरतीब उनकी सेम रखी है, तरतीब आगे पीछे नहीं की है। हम कहेंगे ये इस गिवन सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है। इसी तरह से अगर हम फर्ज करें nk को 2k + 1 ले लें तो n1 जो है इसमें k को 1 लेने पर 3 बनेगा, n2 इसमें k को 2 लेने पर 5 बनेगा, n3 इसमें k को 3 लेने पर 7 बनेगा। हर n1 छोटा, n2 उससे बड़ा, n3 उससे बड़ा और सो ऑन। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है nk। इसकी मदद से सब सीक्वेंस xnk बनाएंगे। जब xnk बनाएंगे तो उसमें जो xn1 होगी, n1 को 3 लेने पर x3 वो यहाँ से 1/3 बनेगी। xn2 जो है वो n2 को 5 लेने पर यानी x5 वो 1/5 होगी, और सो ऑन। ये भी इसकी एक सब सीक्वेंस है। सीक्वेंस मेरे पास 1, 1/2, 1/3 सो ऑन। हमने उसकी कुछ सब सीक्वेंसेस देखी हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, और वो एग्जांपल है कि अगर फर्ज करें मैं xnk बनाऊं जिसमें xn1, x2 ले लूं 1/2, और xn2 जो बनाऊं उसमें x1 ले लूं 1, और xn3 जो बनाऊं उसमें x4 ले लूं 1/4 ले लूं। इसी तरह से xn4 बनाऊं तो उसमें थर्ड टर्म ले लूं। यानी सीक्वेंस में मैं ये जो n1 है वो 2 ले रहा हूं, n2 1 ले रहा हूं, n3 4 ले रहा हूं, n4 3 ले रहा हूं। तो जो n1 मेरे पास 2 है, n2 मेरे पास 1 है, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं बन रही है। ये इस रिस्पेक्ट से ये जो मैंने xnk बनाई है ये इस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस नहीं है। इसमें पहले सेकंड टर्म आ गई है, उसके बाद फर्स्ट टर्म आ गई है। सेकंड टर्म के बाद गिवन सीक्वेंस में से कोई सेकंड के बाद वाली टर्म आती। जब हम यहाँ पे सेकंड टर्म लिखते तो जब थर्ड टर्म लिखते तो गिवन सीक्वेंस की कोई उसके बाद वाली टर्म आती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस xnk को मैं कहूँगा ये इस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस की सब सीक्वेंस आपको बात समझ आ गई है। अगर आप गिवन सीक्वेंस की कुछ टर्म्स छोड़ दें, उनकी तरतीब वही रखें, इन्फिनिट टर्म्स लें, तो हम कहेंगे वो गिवन सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है। जब हम सब सीक्वेंस बनाते हैं तो सब सीक्वेंस बनाते हुए हम एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स लेते हैं जिसको हमने nk कहा है, जिसमें हम कहते हैं कि n1 लेस है n2 से, n2 लेस है n3 से, और सो ऑन। ये जो हम n के सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स बनाते हैं इसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली है, वो हम यहाँ पे एज एन एक्सरसाइज करने लगे हैं। और वो क्या है कि वो ये बात है
कि एन के जो है वो हमेशा के से ग्रेटर और इक्वल होता है। एन के अगर आपके पास सीक्वेंस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस में कोई सी भी टर्म हमेशा नेचुरल नंबर के से ग्रेटर और इक्वल होगी। अगर मैं इसमें एन के की बात करूंगा तो एन के जो है वो हमेशा के से ग्रेटर और इक्वल होगा। इस बात को प्रूफ करने लगे हैं, इस बात को हम प्रूफ करने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और इंडक्शन लगाने लगे हैं के ऊपर। याद रहे यहाँ पे के वेरी कर रहा है 1 से इन्फिनिटी। जब मैंने बात की थी एन के की तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में राइट साइड पर लिख लिया था के 1 से इन्फिनिटी, लेकिन इसको लिखने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। आपको याद हो जाता है कि जब हम एन के की बात करते हैं तो इसमें एन नहीं वेरी कर रहा बल्कि के वेरी कर रहा है। इसी तरह से जब हम सब सीक्वेंस एक्स एन के लिखते हैं तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए पहली दफ़ा हमने लिख लिया है कि इसमें के वेरी करेगा 1 से इन्फिनिटी, लेकिन आइंदा से याद रखेंगे, कंफर्म है कि एक्स एन के जब आप सब सीक्वेंस की बात करेंगे तो इसमें के वेरी कर रहा होता है। तो जब मैं एन के की बात कर रहा हूँ, इसमें के वेरी कर रहा है, तो मुझे एन के को ग्रेटर इक्वल टू के प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और इंडक्शन मुझे के ऊपर अप्लाई करनी है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको याद है पहले कंडीशन 1 अप्लाई करते हैं और सबसे पहले नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करते हैं। याद रहे यहाँ पे नेचुरल नंबर n नहीं वेरी कर रहा है। कौन सा नंबर वेरी कर रहा है? k वेरी कर रहा है। k को अगर मैं 1 लूँ तो बेसिकली मुझे बनाना ये है कि n1 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 है। तो ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है। n1 है क्या? n1 हो या n2 हो, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट कितना होता है? 1 होता है। तो ऑब्वियसली n1 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 है। n1 ग्रेटर इक्वल टू 1, तो कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गई। जो स्टेटमेंट हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि n के ग्रेटर इक्वल टू k है, ये स्टेटमेंट k की वैल्यू 1 के लिए ट्रू हो गई। ट्रू फॉर k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन 2 में सबसे पहले क्या करेंगे? k की एक ख़ास वैल्यू के लिए सपोज कर लेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। कॉमनली हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन n पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन k पर अप्लाई कर रहे हैं। तो k की किसी एक वैल्यू के लिए सपोज कर लेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है और k की उससे नेक्स्ट वैल्यू के लिए प्रूफ करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि k की वैल्यू j के लिए जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है, और स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब है कि nj जो है वो j से ग्रेटर इक्वल है, ये हमने मान लिया है। और अब इससे नेक्स्ट नेचुरल नंबर j+1 के लिए प्रूफ करेंगे। यानी अब हम प्रूफ ये करना चाहते हैं कि nj+1 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू j+1 है। ये बात प्रूफ करना चाहते हैं। हमने मान लिया है कि nj ग्रेटर इक्वल टू j है और nj+1 को j+1 से ग्रेटर इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं। जो हमारे पास सीक्वेंस nk है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अगर मैं कंपेयर करूं nj+1 को और nj को, तो ऑब्वियसली nj+1 nj से बड़ा होगा। nj+1 nj से बड़ा है, nj j से ग्रेटर इक्वल है, दोनों को मिलाएं तो nj+1 j से ग्रेटर हो गया। मैं प्रूव ये करना चाहता हूं कि nj+1 j+1 से ग्रेटर इक्वल है। अगर मेरे पास कोई नेचुरल नंबर हो और फर्ज करें मैं कहूँ कि वो नेचुरल नंबर 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? 6, 7, 8 कुछ भी। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, फर्ज करें n, और मैं ये कह रहा हूँ कि वो 5 से ग्रेटर है, तो उसकी वैल्यू n की 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। मैं कह सकता हूँ कि वो n ग्रेटर इक्वल टू 6 है। यहाँ पर मेरे पास nj+1 एक नेचुरल नंबर है और ये j से ग्रेटर है। अगर ये j से ग्रेटर है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि अगर n 5 से ग्रेटर है और नेचुरल नंबर है, तो फिर n 6 से ग्रेटर या इक्वल होगा। nj+1 j से ग्रेटर है, nj+1 नेचुरल नंबर है, तो nj+1 जो है वो j+1 से ग्रेटर इक्वल है। यही प्रूफ करना चाहते थे। तो हमने
इंडक्शन का सेकंड स्टेप जो है वो भी प्रूव कर लिया। k की वैल्यू j के लिए सपोज करके k की वैल्यू j+1 के लिए ट्रू प्रूव कर लिया। कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई। अगर कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब जो रिजल्ट हम प्रूव करना चाह रहे थे कि n के ग्रेटर इक्वल टू k है हर नेचुरल नंबर k के लिए, वो स्टेटमेंट हमने प्रूव कर ली है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन n के ग्रेटर इक्वल टू k है फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n। आइंदा से आपने याद रखना है इस रिजल्ट को कि अगर आप एक सब सीक्वेंस बनाते हैं और सब सीक्वेंस बनाने के लिए आप एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस n के यूज़ करते हैं तो जो n के है वो हमेशा k से ग्रेटर इक्वल होगा। एक थ्योरम करने लगे हैं। थ्योरम हमारे पास ये है कि अगर एक सीक्वेंस xn है, r में है, कन्वर्ज कर रही है एक रियल नंबर x को, तो फिर उसकी हर सब सीक्वेंस भी रियल नंबर x को कन्वर्ज करेगी। अगर सीक्वेंस के बारे में मालूम हो कि वो कन्वर्जेंट है तो उसकी आप जोन सी मर्जी सब सीक्वेंस बना लें, कंफर्म है कि वो भी कन्वर्जेंट होगी और उसी नंबर को कन्वर्ज करेगी जिस नंबर को सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही थी। तो कैसे प्रूव करना है भला? मान लेना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और प्रूव ये करना है कि उसकी सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगी। सीक्वेंस को कन्वर्जेंट मान के सब सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। ज़रा याद कर लेते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम किसको कहते हैं। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस xn हो, हम कहें कि वो x को कन्वर्ज कर रही है, तो हम उस वक्त कहते हैं जब हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाता हो कि सीक्वेंस की टर्म xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो, जब भी सीक्वेंस की टर्म का नंबर n ग्रेटर इक्वल टू n0 हो। जैसे जैसे आप सीक्वेंस की टर्म का नंबर बढ़ाते चले जाएं, अगर सीक्वेंस की टर्म x के करीब होती चली जाएं तो हम कहते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और अगर सीक्वेंस को कन्वर्जेंट साबित करना हो तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करना होती है। हमने यहाँ पर xnk को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है, तो xnk के लिए मुझे प्रूफ करना है कि जब भी मैं कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लूँ, मुझे ढूंढना है एक नेचुरल नंबर n0, किस रिस्ट्रिक्शन के साथ कि जब भी मैं इस सब सीक्वेंस xnk की टर्म्स लूँ और xnk और x का डिफरेंस लूँ और उसका मॉडुलस लूँ तो वो एप्सिलॉन से लेस आ जाए जब भी टर्म का नंबर nk ग्रेटर इक्वल टू n0 लिया जाए। ये बात मुझे प्रूफ करना है, इस बात को प्रूफ करना है। और मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन ये है कि जो सीक्वेंस xn है वो कन्वर्जेंट है, यानी उसके लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है। तो xn के लिए इस कंडीशन को लिख के उसकी मदद से ये कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें गिवन ये है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कोई सा भी एप्सिलॉन ले लेते हैं, उसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी और किसी भी एप्सिलॉन के लिए ये वाली कंडीशन को प्रूफ करेंगे। एप्सिलॉन हमने ले लिया क्योंकि xn x को कन्वर्ज कर रही है, तो इस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर n0 मिलेगा। किस रिस्ट्रिक्शन के साथ मिलेगा कि xn माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो जब भी हम n को n0 से ग्रेटर इक्वल लें। बात हमने सब सीक्वेंस की करनी है और सब सीक्वेंस में कॉमनली हम टर्म्स के नंबर को nk लिखते हैं जिसमें k वेरी करता है। ऐसा करता हूँ मैं कि इस सीक्वेंस में भी n की जगह k का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो हम इसी इनक्वालिटी को लिख सकते हैं कि x के माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी मैं ये टर्म नंबर k जो है वो उसे n0 से ग्रेटर इक्वल लूँ। x के माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, xn के माइनस x के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस प्रूव करना चाहता हूँ। क्या nk में और k में कोई रिलेशन मौजूद है? किस किस में? nk में और k में। जी बिल्कुल रिलेशन मौजूद है। अभी हमने प्रूफ किया है कि nk हमेशा ग्रेटर इक्वल टू k होता है। यहाँ पर xk सीक्वेंस की कोई टर्म है जिसमें k n0 से ग्रेटर इक्वल है। यहाँ पे मैं सीक्वेंस की टर्म का कोई सा भी नंबर लिख सकता हूँ, बस उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या होनी चाहिए कि उसे n0 से ग्रेटर इक्वल होना चाहिए। अगर मैं सीक्वेंस की टर्म में यहाँ पे नंबर k लिखने की बजाय nk लिख दूँ
तो कोई हर्ज नहीं है, वही सीक्वेंस है, उसकी कुछ टर्म्स सब सीक्वेंस में मौजूद हैं, कुछ मौजूद नहीं है। मैंने सीक्वेंस की टर्म नंबर k लिखने के बजाय टर्म नंबर n k लिखने लगा हूँ और लिख सकता हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट हर उस k के लिए ट्रू है जो n नॉट से ग्रेटर इक्वल हो। अगर मैं यहाँ k की बजाय n k लिख दूँ, चूँकि n k से ग्रेटर इक्वल है और k n नॉट से ग्रेटर इक्वल है, तो जब भी मैं n k लिखूंगा तो n k ऑब्वियसली n नॉट से ग्रेटर इक्वल होगा। क्योंकि xn के सब सीक्वेंस है xn की, इसलिए n के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होने का मतलब है कि n के जो है वो हमारे पास ग्रेटर इक्वल टू k है, और यहाँ पर बस मैं k की जगह n k का इस्तेमाल करने लगा हूँ xn के माइनस x का मॉडुलस लेस देन है एप्सिलॉन से, जब भी n के ग्रेटर इक्वल टू n नॉट हो। n के ग्रेटर इक्वल टू k है, k ग्रेटर इक्वल टू n नॉट है, दोनों को मिला लें तो n के ग्रेटर इक्वल टू n नॉट। यही बात प्रूफ करना चाहते थे। हमने कोई सा एक एप्सिलॉन चूज़ किया था जो पॉजिटिव था, हमने एक नेचुरल नंबर n नॉट ढूंढ दिया कि सब सीक्वेंस की टर्म्स x n के माइनस x का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, जब भी सब सीक्वेंस की टर्म n के ग्रेटर इक्वल टू n नॉट हो। और प्रूव हो गया कि जो सब सीक्वेंस xn के है वो x को कन्वर्ट कर रही है। ऐसे लिख लें या ऐसे कह लें, एक ही बात है। आइंदा से आपने याद रखना है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो उसकी जो सब सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगी और उसी नंबर को कन्वर्ज करेगी जिस नंबर को सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही थी। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट ना हो तो सब सीक्वेंस के बारे में क्या ख्याल है? अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो जिस नंबर को सीक्वेंस कन्वर्ज करती है उसी नंबर को उसकी हर सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। लेकिन अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट ना हो तो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूँ जिसमें सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है और सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगर फ़र्ज़ करें मैं सीक्वेंस ले रहा हूँ 1 0 1 0 1 0, हम देख चुके हुए हैं कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। अगर मैं इसकी सब सीक्वेंस लूँ और सब सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म ले लूँ, थर्ड टर्म ले लूँ, फिफ्थ टर्म ले लूँ, ये क्या है? कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, सीक्वेंस डाइवर्जेंट है और इसकी सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो कंफर्म है कि सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो तो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। कन्वर्जेंट की एग्जांपल मैंने दे ली, डाइवर्जेंट की सोचें। अगर मैं सीक्वेंस इटसेल्फ ले लूँ, सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, वही सीक्वेंस एज ए सब सीक्वेंस ले लूँ, सीक्वेंस को अपनी ही सब सीक्वेंस भी कह सकते हैं। सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, उसी को उसकी सब सीक्वेंस के तौर पे सोचा तो सब सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस की सब सीक्वेंस डाइवर्जेंट भी हो सकती है और कन्वर्जेंट भी हो सकती है, लेकिन कन्वर्जेंट सीक्वेंस की सब सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होगी और सीक्वेंस जिस नंबर को कन्वर्ज करेगी सब सीक्वेंस भी उसी नंबर को कन्वर्ज करेगी। और आज के लेक्चर में लास्ट रिजल्ट है हमारे पास। रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट आपके पास ये है कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और कन्वर्जेस टू x if and only if each of its सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू x। अगर सीक्वेंस x को कन्वर्ज कर रही है तो if and only if हर सब सीक्वेंस x को कन्वर्ज करे। पिछले थ्योरम में हमने बात की थी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस क्या होगी उसके बारे में जनरली कोई रिजल्ट नहीं होता। जैसे हमने लास्ट में एग्जांपल देखी थी, सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट थी लेकिन सीक्वेंस डाइवर्जेंट थी। हाँ, एक सूरत में रिजल्ट है हमारे पास, किसी सीक्वेंस की अगर हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो फिर सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होती है। थ्योरम की स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ के साथ है। अगर हम पहली स्टेटमेंट को सही मान लें, यानी मान लें कि xn जो है वो x को कन्वर्ज कर रही है, तो अब हमने प्रूव ये करना है कि उसकी हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो बात ख़त्म नहीं हो गई। अभी हमने यही तो प्रूफ किया था कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी हर सब सीक्वेंस उसी नंबर को कन्वर्ट करती है। तो ये तो हमने अभी प्रूव कर लिया था, बात ख़त्म हो गई। अब कन्वर्सली चलते हैं। अगर हर सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो क्या सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी? हर सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, सीक्वेंस खुद भी अपने आप की सब सीक्वेंस है, इसका मतलब है सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर रही है।
कर लिया सपोज हमने कि हर सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है और वो x को कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि सीक्वेंस खुद अपनी सब सीक्वेंस है तो एज ए सब सीक्वेंस ये भी कन्वर्ज करेगी और ये किसको कन्वर्ज करेगी, x को ही कन्वर्ज करेगी। तो ये हमने आज का लास्ट थ्योरम किया है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, और अगर किसी सीक्वेंस की हर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो फिर सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी। और ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं कि सीक्वेंस डाइवर्जेंट है और उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। एक आध सब सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने से सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर हर सब सीक्वेंस किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंट हो तो फिर सीक्वेंस खुद भी कन्वर्जेंट होती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।